सेल्यूलॉइड के सितारे। सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अभिनेत्री किरण खेर से बातचीत। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने। किरण जी, हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। मैंने आपके बहुत सारे प्रोग्राम देखे हैं, फिल्में देखी हैं आपकी। बड़ी जबान आपकी साफ है, तो कई बार मुझे लगता है कि ये यहाँ की होंगी, फिर लगता नहीं यहाँ की होंगी। ये बताइए, आप हैं कहाँ की? वैसे तो आप हैं तो भारत की, लेकिन भारत के किस हिस्से को बिलोंग करती हैं? मेरी पैदाइश एक सरदार फैमिली में हुई। मैं सरदारनी हूँ और मेरे फादर आर्मी ऑफिसर हैं, थे, अब तो रिटायर हो चुके हैं। और हमारी परवरिश भारत के अलग अलग कंटोनमेंट्स में हुई, मोस्टली नॉर्थ इंडिया में, जो कि यूपी, मध्य प्रदेश, ऐसी जगहों में। अंबाला, मेरठ, जबलपुर, दिल्ली, 7.5 साल दिल्ली में थे। फिर रिटायरमेंट के बाद मेरे फादर चंडीगढ़ में सेटल हो गए। तो मैं और हमारे घर में जो लोग काम करते थे, जिन्होंने हमें बड़ा किया, वो सब यूपी के थे। शायद इससे, मेरी मदर उर्दू स्कॉलर रह चुकी हैं, तो आई थिंक इससे जबान पे फर्क तो पड़ता ही है। बचपन का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा कहाँ बीता आपका? जब मैं पैदा हुई तो बेंगलोर में पैदा हुई थी, लेकिन सिर्फ 2.5 महीने की थी जब मेरे फादर की पोस्टिंग दिल्ली हो गई। 7.5 साल हम रेड फोर्ट में रहे। ये किसी को पता नहीं कि रेड फोर्ट में 2 आर्मी ऑफिसर रहते हैं, और हमारे जो बैक यार्ड है उसमें पंडित नेहरू आकर स्पीच दिया करते थे। तो उन दिनों हमको, जो परेड होती थी, उन दिनों हमको बंद कर दिया जाता था, घर से बाहर निकलने से अलाउड नहीं था। उधर सब सिक्योरिटी आ जाती थी। और वैसे भी इंदिरा गांधी जी को भी मिली हुई हूँ। जब मैं कॉलेज में थी तो वो आई थी, उन्होंने हमारे साथ कुछ 6-7 गिने चुने कलाकारों के साथ कुछ 2-3 घंटे भी बिताए थे। उनसे मिल चुकी हूँ, राजीव गांधी जी से मिल चुकी हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिल चुकी हूँ। मेरा सौभाग्य है। तो ये एक चीज मुझे बताइए, ये ऊपर वाले ने जो आपकी किस्मत लिखी थी, ये क्या छुट्टियों में लिखी थी, कहीं किसी पहाड़ पे? शायद ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरी किस्मत तो काफी लेट जागी है दूसरों के मुकाबले में, लेकिन मुझे लगा कि जिंदगी में किस्मत जब जागती है तो कोई भी उम्र इंसान अचीव कर सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अच्छा ही है। बहुत एक डिफरेंट सी अपब्रिंगिंग, एक बहुत तरह तरह के लोगों को मिलना, आई थिंक उससे एक इंसान एक भरपूर इंसान बन पाता है। तो अब ऐसा है कि बातों का सिलसिला छड़ा है, लेकिन इसको और जरा संगीत के साथ मिला दिया जाए, ब्लेंडिंग की जाए। तो हम चाहेंगे कि भैया, ऐसा है, अपनी पसंद के गाने खूब सुनाते रहते हैं और रेडियो पर चिट्ठियां आती रहती हैं, उनकी पसंद के गाने सुनवाते हैं, लेकिन ये जो प्रोग्राम है, इसमें हमारे वो मेहमान जो इसमें शिरकत करते हैं, हमारे साथ बात करते हैं, हम उनकी पसंद के गाने सुनवाते हैं। तो पहला गाना हो जाए आपकी पसंद? जी, हो जाए। ये सुना दीजिए, ओ यारा सिली सिली लेकिन का। यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना, यारा सिली सिली, यारा सिली सिली, ओ यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली, यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना। ये भी कोई जीना है, ये भी कोई जीना है, ये भी कोई मरना, यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना, यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली।
की गली में जाने क्या छोड़ आई मैं, बीती हुई गलियों से, बीती हुई गलियों से फिर से गुजरना यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली, हो यारा सिली सिली, बिरहा की रात का जलना यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली। पैरों में न साया कोई, सर पे न साई रे, मेरे साथ जाए ना मेरी परछाई रे। पैरों में न साया कोई, सर पे न साई रे, मेरे साथ जाए ना मेरी परछाई रे। बाहर उजाड़ा है, बाहर उजाड़ा है, अंदर वीराना यारा सिली सिली, ओ ढोला सिली सिली, हो यारा सिली सिली, बिरहा की रात का जलना यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली। किरण जी, आपने दो महान नेताओं का नाम लिया, लेकिन खासतौर से जब हम नेहरू जी की बात करते हैं, बड़ी उनकी एक ऐसी पर्सनैलिटी थी कि लोग खींचे चले जाते थे उनकी तरफ में। और आपने बताया कि आप उस वक्त छोटी बच्ची थी, थोड़ा सा बताइए ना कि कैसा लगता था आपको उस वक्त जब हम बच्चे थे। हमारे पेरेंट्स पोस्ट पार्टीशन के यंग पेरेंट्स थे, हमको बहुत ही ज्यादा वैल्यूज के साथ बड़ा किया गया था, जो आजकल के बच्चों में मुझे मिसिंग लगती हैं, नहीं है उनमें। और चाचा नेहरू को देखना बहुत ही बड़ी बात समझी जाती थी। मुझे याद है कि जब उनका इंतकाल हो गया तो मेरी माँ इतना रोई, जब रेडियो पे न्यूज आई पूरे घर में मातम छा गया था। और एक ऐसी फीलिंग थी जैसे कि सब लोग एक वाकई में एक पिता छिन गया हो। तो जब मैंने उनको पहली बार देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मतलब इट वॉज द लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस, आई कांट एक्सप्लेन इट। नूर टपकता था उनके चेहरे से, खूबसूरती और स्माइल उनका इतना खूबसूरत, और वो उनके बटन में जो रोज लगा रहता था बटन होल में। तो मेरे को तो ऐसा था जैसे कि आजकल लोगों को शायद फिल्म स्टार्स को देखकर लगता है, उनको देखकर मुझे वैसा ही लगा था। हमारे लिए तो वही फिल्म स्टार थे। ये फीलिंग आजकल अगर किसी नेता के साथ कुछ होता है तो ये फीलिंग नहीं आती है। क्या वाकई आपको लगता है कि अब हमारे बीच में से उस कद के जो आदर्श हैं वो चले गए हैं, विदा हो गए हैं? हाँ, मुझे लगता है, क्योंकि कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी इतनी ज्यादा आ गई है। आजकल हिंदुस्तान के सामने कोई नेशनल इमरजेंसी नहीं है। उस वक्त हम लोग आजादी की जंग जीतकर निकले थे, नया नया नेशन था, उसको बनाने का, उस कुछ कर दिखाने का एक सबके अंदर एक फीलिंग थी। अब ये मेरे को लोगों में नहीं दिखाई देती। अब हर इंसान अमीर बनना चाहता है या शोहरत पाना चाहता है। तो दुनिया एक बहुत ही सिमट के छोटी हो गई है, पूरा वर्ल्ड का मीडिया आपको दिखाई देता है। तो उसमें बच्चे भी ये सोचते हैं कि हम, आप देखिए कंपटीशन कितना हो गया बच्चों में, हर चीज में। छोटा सा बच्चा होगा तो माँ पागल हो जाएगी, चलो इसको ये क्लास भी लगा दूं, वो क्लास भी लगा दूं कि मेरा बच्चा साथ वाले के बच्चे से ज्यादा सीख जाए। तो ये एक सेंस ऑफ कंपटीशन सबसे ज्यादा, और एक मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ब्यूटी पर इतना ज्यादा ये हो गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं वैल्यूज तो छूट गई हैं, क्योंकि टू विन एट एनी कॉस्ट ये बहुत जरूरी हो गया है कि मतलब हम जीत जाएं, किस तरह से जीतते हैं ये इतना महत्व नहीं रखता अब। फिलहाल संगीत के माध्यम से दिल को जीतने की बात की जाए, और आपकी पसंद का अगला गाना हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे। आप सुना दीजिए तारे हैं बाराती, विरासत का गाना मुझे बहुत पसंद है। अखियां मिला के चन्ना पावे ना जुदाई रे,
वे जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात। गंगा जमुना से भी पावन तेरा मेरा बंधन, तेरा प्रेम है फुलवारी और मेरा मन है आंगन। जन्मों जन्मों का ही सजनी तेरा मेरा साथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। किरण जी, आपने एक बहुत ही, मैं कहता हूं कि संवेदनशील मुद्दे को छुआ कि हम सब एक अंधी दौड़ में शामिल हो चुके हैं। दुनिया एक बाजार में बदल गई है जहां पर आपके इमोशंस, हर चीज को तोला जा रहा है और एक कल्चरल इन्वेजन से भी हम गुजर रहे हैं, सांस्कृतिक हमले से भी। ऐसे में क्या लगता है, क्या है हमारा भविष्य? ये जो आपने कल्चर की बात की, इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कल्चर को लेकर बहुत सारे लोग असहनीय हो जाते हैं, सहनशीलता नहीं रही लोगों में, और एक कल्चर भी बढ़ता जा रहा है। हमारा कल्चर से मतलब है तहजीब। तो एक तरीके से ये अच्छा भी है कि अगर हम पूरी वर्ल्ड को, एक दुनिया सिमट के छोटी हो जाए जिसमें रिलीजन और बाकी चीजें महत्व ना रखें, क्योंकि रिलीजन बहुत ही प्राइवेट चीज है। कौन किसको किस तरह से याद करता है वो तो उसकी प्राइवेट बात है। इसको हम लोग मुद्दे ना बनाएं, इसको हम लोग नेशनल इशू ना बनाएं, क्योंकि ये इशू है ही नहीं। इसको लोग हमें यूज ना करें इसको लेकर अपने अपने पॉलिटिकल मोटिव्स पूरे करने के लिए। तो इस हिसाब से तो मैं कहूंगी, क्योंकि कुछ लोग कल्चर को यूज करते हैं, वो कल्चर और रिलीजन को मिक्सअप कर देते हैं, या वो कल्चर को लेकर वो ये कर देंगे कि ये हमारा कल्चर नहीं कि लड़की ये करे या लड़की वो करे। इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि ये कल्चर दुनिया का एक ही होना चाहिए जहां तहजीब की बात है, क्योंकि तहजीब ये बेअदबी है कि अगर आप एक औरत को उसका फ्रीडम नहीं देते। वो बहुत जरूरी है, उसकी अपनी चॉइस। लड़का और लड़की दोनों बराबर हों किसी भी फैमिली में। अगर लड़की घर का काम करती है, लड़का भी करे, और इसमें कहीं भी ये ना आए, रिलीजन की बात ना आए। मैं समझता हूँ कि संगीत से बढ़िया रिलीजन कोई हो भी नहीं सकता। संगीत की बात की जाए, अब आप मेरा एक बहुत फेवरेट गाना सुना दीजिए, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, हम दोनों का। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको
ये जो अधिकारों की बात है, मैं समझता हूँ कि बहुत हेल्दी वे में होने चाहिए। तो कई बार एक ईगो का क्लैश होने लगता है और जो थोड़ा सा अनहेल्दी सा होने लगता है, ऐसा क्यों होता है? ना समझी की वजह से होता है, क्योंकि अगर पुरुष और स्त्री दोनों समझदार हो, मुझे लगता है इसमें पुरुष को भी बहुत समझदारी बरतनी पड़ती है, क्योंकि अगर पुरुष समझदार हो तो उसे तो खुशी होनी चाहिए कि उसकी पत्नी भी उतनी पढ़ी लिखी, उतनी समझदार है, और अगर उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है तो उस बात को भी लेकर उसको खुशी होनी चाहिए। जैसे कि एक औरत को ही क्यों हो ये खुशी कि हाँ, मेरा पति तो बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है, और एक औरत ही हमेशा चुप कर जाती है अगर पति कुछ कहता है। तो ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर दोनों इंटेलिजेंट हैं, उसके साथ अगर उनमें सहनशीलता भी है तो, और वो जिंदगी सिखा देती है सहनशीलता, अगर प्यार हो तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम नहीं आता। मुझे तो नहीं आया। सहनशीलता आप में ज्यादा है या अनुपम खेर साहब में ज्यादा है? मेरे ख्याल से अनुपम में ज्यादा है। सहनशीलता मेरे से बहुत ज्यादा है, और वो वैसे भी ही इज अ सॉफ्टर पर्सन देन मी, लेकिन मैं उनसे ज्यादा इनसिक्योर पर्सन हूँ। मुझे इमोशनली ज्यादा जरूरत रहती है एक कंधे की, एक साथी की। वो ज्यादा स्ट्रांग है उस मामले में। मैं अपनी सारी परेशानियां, अपने सारे रंजो गम उनको दे देती हूँ। ऐसा तो नहीं अपने पापा की बहुत ज्यादा ही दुलारी थी? मेरे ख्याल से हम सब मेरे पापा के बहुत दुलारे हैं। मैं, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर। मेरे फादर बहुत ही इंडल्जेंट, बहुत ही प्यार देने वाले, और बहुत ही बिल्कुल अनुपम जैसे इंसान है मेरे फादर। बहुत ही इज लाइक अ रॉक ऑफ जिब्राल्टर फॉर अस। बहुत प्यार से उन्होंने बड़ा किया हमें। हाँ, मेरे को घर में कहा जाता है कि मैं सबसे ज्यादा स्पॉइल्ड हूँ। शायद मैं सबसे ज्यादा हेडस्ट्रॉन्ग हूँ, जिद्दी थी। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया, जिद भी निकल गई अब मेरी। बहरहाल किरण, जैसे कि थोड़ा सा बातचीत का रुख मोड़ा जाए और हम चाहेंगे कि आप बताएं ये एक्टिंग जो है इसकी शुरुआत कैसी हुई। हालांकि हम अपने स्टूडियो में जब भी किसी कलाकार से बात करते हैं तो अमूमन जवाब यही होता है कि बचपन से। तो आप बताइए कि कब से इसकी शुरुआत हुई? आई एम सॉरी टू रिपीट समथिंग यू हैव सेड, लेकिन मुझे भी बचपन से शौक था। मुझे बचपन से शौक था। हमारे यहाँ पे मेरी आया थी शांति, जिन्होंने हमें बड़ा किया, बरेली की थी, और वो हमेशा अलमारी पर ढोलक बजाती थी और गाने गाती थी। जो भी फिल्मी गाने धुने उन दिनों फेमस थी, क्योंकि वो अक्सर मेरी माँ के साथ दोपहर का शो देखने जाया करती थी फिल्मों का। तो वो गाने गाती थी और मैं मम्मी का दुपट्टा साड़ी जैसे बांधकर, ओढ़कर, और जो कांटे वांटे मिले बालों में लटका लिए सब, और मैं नाचा करती थी। तो मुझे शुरू से बड़ा शौक था, और पूरा टाइम शीशे में देखती थी। और मेरी माँ हमेशा मुझे डांटती थी, क्या देखती है शीशे में, बंदर जैसी शक्ल है तेरी। हमेशा उनको डर लगता था कि इसका दिमाग ना खराब हो जाए शीशे में देख देख कर, या पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी। तो मुझे बचपन से शौक था। लेकिन थिएटर में तालीम मैंने पाई कॉलेज में आकर, जब मैंने डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर चंडीगढ़ ज्वाइन किया बलवंत गार्गी जी के साथ। उन्होंने तालीम, पहले बार उनके साथ मैंने प्ले किया, सीरियस थिएटर किया। फिर जब सीरियस थिएटर करो तो आपका दिमाग दूसरी तरफ खुल जाता है, और बहुत सारे वर्ल्ड लिटरेचर आपको पढ़ने को मिलता है। वैसे भी मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर में किया, तो मुझे बहुत शौक था शुरुआत से। और मेरा झुकाव हमेशा अल्टरनेट सिनेमा की तरफ था। मेरे को श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, इनकी फिल्में बहुत अच्छी लगती थी। और जो मिडिल पाथ सिनेमा था, जिसमें आप बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, इन लोगों को, गुरुदत्त, इनकी फिल्में बहुत अच्छी लगती थी, जो भी मैं समझती हूँ कि पूरी तरह से कमर्शियल फिल्में नहीं गिरा सकती। तो झुकाव उसी तरफ था। मेरी माँ को बहुत शौक है अच्छी फिल्मों का, और वो शुरू से बहुत ही अपनी क्रिटिकल ओपिनियन दिया करती थी घर में। तो हम बड़े हुए इस सब के साथ। तो मेरे ख्याल से उसी वक्त से था मेरा झुकाव इसकी तरफ। अब ये जानना चाहेंगे कि बड़े पर्दे के लिए पहली बार जिसे कहते हैं कोई असाइनमेंट मिलता है, हमारी बरसों की संचित कोई इच्छा हो, कोई ख्वाब हो हमारा, और वो पूरा होने जा रहा हो, तो बड़ी एक हमें वो खुशी सी होती है, बड़ी बेचैनी सी भी होती है, मिठास भरी बेचैनी जिसे हम कह सकते हैं। ऐसा लग रहा था आपको जब पहली बार आपको इस तरह से एक्टिंग का ऑफर मिला? मेरे को जब पहली बार एक्टिंग का ऑफर मिला तो वो दत्त साहब से मिला था। सुनील दत्त साहब और नरगिस आंटी मुझे चंडीगढ़ से बॉम्बे लाए थे फिल्मों में काम करने के लिए, लेकिन उनकी फिल्म किसी वजह से बन नहीं पाई। 1 साल इंतजार किया हमने। उतनी देर में मैं कुछ ऐसे लोगों से मिली बॉम्बे में जिनको मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि ये जो फिल्म वर्ल्ड है ये मेरे लिए नहीं है। मैंने छोड़ दिया ये सोचना भी कि मैं फिल्मों में काम करूंगी। श्याम बेनेगल जी से भी मैं मिली थी, लेकिन उस वक्त स्मिता पाटिल, शबाना आजमी जो कि सीनियर हैं, काफी फिल्मों में काम कर रही थी, तो उनका भी एक स्टार सिस्टम बन चुका था। तो वो लोग भी उनके अलावा किसी और को देखने को राजी नहीं थे, और छोटे मोटे रोल करने की मैं आदी नहीं थी और करना नहीं चाहती थी। तो मैंने सोचा कि जिंदगी में कभी भी करूंगी
लेकिन करूंगी तो मेन रोल, और जब भी करूंगी हो सकता है 36 चौरंगी लेन जैसी फिल्म करूं, भले बड़ी उम्र में करूं। तो जब मेरे को मेरा बेटा हुआ, मेरी शादी हुई अनुपम से, मेरा बेटा है 19 साल का, और मैंने सोचा कि जब ये, अब मैं काम नहीं करना चाहती, क्योंकि जब ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा तब मैं काम करूंगी। मुझे लगता है एक माँ के लिए बहुत जरूरी है बच्चों को टाइम देना, और फिल्म लाइन ऐसी लाइन नहीं है जिसमें आप अपने टाइम के खुद मालिक हों। आपको प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मौसम, दूसरे एक्टर सबके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। आप इस लाइन में, आपका वक्त आपका नहीं होता, तो आप अपने बच्चे के लिए वक्त नहीं निकाल सकते, अपने घर के लिए नहीं निकाल सकते। और अनुपम की शोहरत से मैं बहुत खुश थी, मुझे उनकी शोहरत अपनी शोहरत लगती थी, तो मुझे लगा मैं जब भी काम करना चाहूंगी मैं कर सकूंगी। मेरे मन में कभी ऐसा नहीं आया कि मैं बाद में नहीं कर सकती। थिएटर किया मैंने पहले, लेकिन उसके बाद फिर जब सिकंदर, मेरा बेटा सिकंदर जब 14 साल का हुआ, उसके बाद मैंने सीरियसली काम करना शुरू किया। तो पहली फिल्म जो मैंने साइन की वो थी कल्पना लाजमी की दरमियां। उन्होंने पहले रुदाली बनाई थी, बहुत ही कमाल का रोल था। उसके बाद मैंने साइन की सरदारी बेगम, श्याम बेनेगल साहब की, और सरदारी बेगम के बाद मैंने अब बाड़ी वाली की। और बंगाली फिल्म के लिए तो, और दरमियां के लिए स्पेशली मैंने बहुत होमवर्क किया था, एंड ऑल्सो फॉर बाड़ी वाली, बिकॉज बंगाली फिल्म थी। मैंने 1 साल लैंग्वेज सीखी, पूरा स्क्रिप्ट पे काम किया 1 साल, उसके बाद जाकर शूटिंग की उसकी। मुझे लगता था मुझे बंगाली औरत पूरी तरह से बनना है, और इस बात से मुझे लगता है मुझे उसका फल मिला, क्योंकि फिल्म को कितने अवार्ड मिले बाहर भी। डायरेक्टर बहुत उम्दा है ऋतुपर्णा घोष, अनुपम ने खुद प्रोड्यूस की, इतना कुछ हमने लगाया इस फिल्म में, और उसके लिए जब मुझे बेस्ट एक्ट्रेस नेशनल अवार्ड मिला तो मुझे लगता है ये सोने पे सुहागा था। क्या बात है, सोने पे सुहागा। ये नहीं मालूम कि सुहागे पे और क्या किया जा सकता है, लेकिन ये गाना जरूर लगाया जा सकता है। ये रात ये चांदनी जाल से सुना दीजिए। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। शाखों पे सोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी रात ये बहार की, फिर कभी न आएगी। वो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां। लहरों के होठों पे धीमा धीमा राग है, लहरों के होठों पे हवाओं में ठंडी ठंडी आग है। इस हसीन आग में तू भी जल के देख ले, जिंदगी के गीत की धुन बदल के देख ले। खुलने दे अब धड़कनों की जुबां, सुन जा दिल की दास्तां। बहारें हैं उठती जवानियां, जाती बहारें हैं तारों की छाँव में कहले कहानियां। एक बार चल दिए घर तुझे पुकार के, लौट कर न आएंगे काफिले बहार के। आ जाए अभी जिंदगी है जवां, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ,
सुन जा दिल की दास्तां। सेलुलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं फिल्म अभिनेत्री किरण खेर से कमल शर्मा की बातचीत। ये रात ये चांदनी फिर कहा सुन जा दिल की दास्तां। किरण जी, ये अचानक एकदम एक बहुत ही पुराने गाने को आपने आवाज कैसे दे दी? ये चक्कर ये है कि जो मेलोडी और म्यूजिक और लिरिक्स उस वक्त थे वो अब कहाँ। तो मतलब अभी भी आप देख लीजिए, लोग मिक्स बनाते हैं पुराने गानों की, हमारे बच्चे तक नाच रहे हैं इन पर। अभी भी इतने खूबसूरत गाने हैं, वो तो हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं, उनसे तो हम अलग हो ही नहीं सकते। मैं ये नहीं कहती कि अब भी अच्छे गाने नहीं होते, आगे भी सुनाएंगे कुछ, अब आजकल के गाने भी सुनाएंगे, लेकिन मुझे माफ करना, मैं ज्यादातर पुराने गाने ही पसंद करती हूँ। ठीक इसके पहले बाड़ी वाली का जिक्र आया था, आपकी वो फिल्म जिसमें आपको नेशनल अवार्ड मिला और बाहर भी आप गई और बड़ा नाम हुआ। और हमारी तो ये शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं, ऐसे ही आप बहुत नाम कमाएं, बहुत आगे बढ़ें। इस फिल्म के बारे में मैं कुछ जानना चाहूंगा। ये फिल्म किस तरह की सामाजिक स्थितियों से विषय को लेकर के चलती है और हमारे सामने कौन सा ऐसा मुद्दा लेकर के आती है संवेदनशील जो हमें छू जाता है? ये कहानी है एक 45 साल की औरत की, जो कि एक बड़ी सी हवेली में अकेली रहती है 2 नौकरों के साथ। एक जवान 18 साल की लड़की है जिसका एक उधर ही गांव में एक इलेक्ट्रिशियन के साथ में लव अफेयर चल रहा है, और एक पुराना नौकर जिनके साथ ही रहती है। कभी ये पहली मंजिल से दूसरी मंजिल से पहली मंजिल तक नहीं आती, कम आती है। एक मंदिर में पुजारी है जो पूजा करके चला जाता है। इसके सब जो बाकी घर वाले हैं, इसके जो चाचे ताए मर चुके हैं, और बुआ और बाकी मासियों की शादियां वादियां हो गई, अकेली रहती है। और इसका संपर्क बाहर की दुनिया से नहीं हुआ, इसकी शादी नहीं हुई, क्योंकि शादी से 2 दिन पहले इसका होने वाला पति सांप के काटने से मर जाता है, तो इसे मनहूस समझा जाता है और ये कभी इसकी शादी नहीं होती। इस घर में आती है एक फिल्म यूनिट शूटिंग करने के लिए, क्योंकि अचानक कुछ टैक्सेस आ जाते हैं इस घर पे, उनको पूरा करने के लिए इसको देना पड़ता है घर शूटिंग के लिए। और पहली बार ये ऐसे लोगों से इनका संपर्क होता है जो कि फिल्म वाले हैं, जो कि बहुत ही खुले अंदाज में बिहेव करते हैं, और जो कि आकर इसके घर को, इसके घर की चीजों को और इसके दिल को इस्तेमाल करते हैं। शी गेट्स अट्रैक्टेड, इनका खिंचाव हो जाता है डायरेक्टर की तरफ, जो भी कुछ 45-50 साल का आदमी है, और कभी जाहिर नहीं कर पाती इस बात को, लेकिन सबको पता लगता है कि शी इज इंटरेस्टेड इन हिम। और वो लोग इन्हें इस्तेमाल कर कर, सबको इस्तेमाल करके चीजों को घर में चले जाते हैं, और ये फिर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अकेली रहती हैं। तो ये है इसकी स्टोरी। मेरे ख्याल से इसका जो थीम है लोनलीनेस का, और जो क्रिएटिव पीपल किस तरह से एक आम इंसान को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए उनकी क्रिएशन कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिर्फ कि मतलब हमारी फिल्म सबसे इंपॉर्टेंट है। बाहर जब फिल्म समारोह होते हैं तो क्रिटिक्स आते हैं उसमें, और नामी गिरामी फिल्म डायरेक्टर्स भी दूसरे मुल्कों के भी आते हैं और लिखने वाले भी आते हैं। कुछ वहाँ के बारे में बताइए। ये फिल्म हमने पहली बार बर्लिन में दर्शाई, और बर्लिन में दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, उसके लिए चुने जाना ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है, बहुत मुश्किल है उसमें एंट्री मिलना। तो जब ये फिल्म पहली बार वहाँ दिखाई गई तो वहाँ सारे, जो कि कितने जर्मन लोग थे, कितने दूसरे देशों के लोग थे, और कुछ हिंदुस्तानी भी थे जो आए थे देखने, सब ने खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दी। और उसके बाद एक बातचीत होती है ऑडियंस के साथ, जिसमें मैं और मेरा डायरेक्टर दोनों हम लोग गए थे। तो जब उनके साथ बातचीत की तो मेरी तो आंखें भर आई, मेरे से बात भी नहीं हो रही थी। बहुत ही अच्छा लगा जब उन्होंने इतना सराहाया। फिर अगले दिन जब पेपरों में रिव्यू निकले तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये इतना अच्छा लिख रहे हैं हमारे बारे में, बहुत पूरे खुले दिल से। और उधर हमको नेटपैक अवार्ड मिला फिल्म को, जो कि पूरे जो पैसिफिक का नेट है, सारे देश, चीन, जापान, भारत, बाकी जितने भी देश हैं, कोरिया वगैरह, उसमें से सबसे उम्दा फिल्म चुनी गई। और जापानीज और चाइनीज बहुत सारी एंट्रीज थी, आजकल उनका सिनेमा बहुत माना जाता है वहां पर। तो फिर उसके बाद उन्होंने खूब, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत हमारे को आव भगत भी हुई हमारी। फिर सैन फ्रांसिस्को गई थी मैं इस फिल्म के साथ। सैन फ्रांसिस्को में कोई अवार्ड नहीं होते, लेकिन सैन फ्रांसिस्को में ऑडियंस पोल करती हैं, जो देखकर जाती है, उनके पास फॉर्म्स होती हैं। जब हम लौट आए वहां से तो पीछे से उन्होंने एक अवार्ड भेजा और एक ईमेल आया उनका कि आपकी फिल्म को ऑडियंस ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया है। तो बहुत ही अच्छा लगा, इतना मतलब लगा कि हमने जो बनाया उसको लोगों को पसंद आया, नॉट जस्ट इंडियंस को लेकिन पूरी दुनिया में। तो इमोशंस यूनिवर्सल होते हैं।
किरण जी, आपने कहा कि इमोशंस जो हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, और जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो उनकी अभिव्यक्ति के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ होती है संगीत, यानी कि गाने। तो अब हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का एक अगला गीत जो है खूबसूरत सा श्रोताओं की नजर कीजिए, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। रजिया सुल्तान का ए दिले नादा, वो सुना दीजिए, बहुत ही खूबसूरत गाना है। जुस्तजू क्या है, ऐ दिले नादा, ऐ दिले नादा, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है।
धड़कन सी चाह सू क्या है दिले नादा दिले नादा दिल से दिल मिल जाए तो कहते हैं कि जिंदगी सुरीली हो जाती है। दिल से दिल मिले, मिले सुर मेरा तुम्हारा वाली बात है। हाँ, अनुपम और मैं चंडीगढ़ में डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर में मिले थे। उस वक्त से मैं उन्हें जानती हूँ। फिर जिंदगी हमें अपने अपने रास्तों पर ले गई। फिर हम दोबारा बॉम्बे में मिले जब अनुपम यहाँ लखनऊ से आए। पहले वो दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए, फिर लखनऊ गए, वहाँ पर ड्रामा सेंटर में पढ़ाया उन्होंने 1 साल, फिर उसके 1 या 2 साल, फिर उसके बाद वो बम्बई आए फिल्मों में ट्राई करने के लिए। फिर हम दोबारा मिले, फिर हमने इकट्ठे यहाँ पर नाटक किए, प्लेस किए, और उसके दौरान फ्रेंडशिप जो थी वो प्यार में बदल गई और फिर शादी कर ली। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं उन्हें हमेशा से जानती हूँ, शायद कई जन्मों से जानती हूँ। उनकी कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? मुझे उनके अंदर बहुत प्यार है देने के लिए। मुझे शायद वही उनकी चीज सबसे अच्छी लगती है, और बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं। वो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचते। कुछ भी हो जाए वो सोचते हैं कि नहीं, लड़ना है और जीतना है, और कल एक नया दिन है। वही एक ऐसा इंसान है जो कि अपने आप रोज अपनी जिंदगी की शुरुआत सिरे से कर सकते हैं। इट्स अ वंडरफुल क्वालिटी इन हिम। और मुझे उनके साथ एक सिक्योरिटी, सेफ्टी, ऐसे लगता है जैसे कहीं कहीं बहुत ही महफूज हूं मैं उनके साथ। और कुछ भी हो जाए या कैसी भी मैं हूं, कुछ भी कह लूं, मुझे वो प्यार हमेशा करते रहेंगे। और मुझे लगता है कि शायद यही फीलिंग उनको मेरे से भी आनी चाहिए। आई होप आती होगी। और कई दफा तो मैं तो काफी हार्शली क्रिटिसाइज करती हूँ सबको, खुद को भी, लेकिन वो कहते हैं कि इतना हार्श नहीं होना चाहिए अपने आप पर भी, थोड़ा सा पॉजिटिवली देखना चाहिए। उनका कहना यह है कि अगर हम परफेक्ट होने की बहुत कोशिश करेंगे और तो हम कभी गलती नहीं करना चाहेंगे, तो हम कभी कुछ ट्राई नहीं करेंगे। तो गलतियां भी होती रहनी चाहिए और आगे चलते रहना चाहिए, और जिंदगी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ले जाएगी हमें जहां हम जाना चाहेंगे। ये बहुत ईमानदारी से राय देते हैं और बहुत कंसर्न से और बहुत ही अपनेपन से राय देते हैं। अपनेपन से एक गाना भी सुना दिया जाए श्रोताओं को, वो भी आपकी पसंद का, आपका अपना गाना। ये गाना है जिसके बोल इतने खूबसूरत हैं और इतनी खूबसूरती से गाया गया है, और मेरे ख्याल से बहुत बातें कहता है अनुपम और मेरे रिलेशनशिप के बारे में। तो आप ममता का गाना छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा सुना दीजिए। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का फूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, के जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, के जैसे मंदिर में लो दिए की। सच है जीना था पाप तुम बिन, ये पाप मैंने किया है अब तक, मगर है मन में छवि तुम्हारी, मगर है मन में छवि तुम्हारी, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा,
कि जैसे मंदिर में लो दिए की। माथे पे मैंने रख ली, ये राख माथे पे मैंने रख ली, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए। एक माँ के रूप में जो आपकी वो भूमिका अलग है, और पत्नी के रूप में, एक आर्टिस्ट के रूप में। लेकिन हमने तो ये भी सुना कि ना, जैसे महिलाएं जो होती हैं वो रसोई की भी महारानी हुआ करती हैं, किचन क्वीन हुआ करती हैं। बताती हूँ, पोल खुलने वाली है। बिल्कुल पोल खुलने वाली। और मैं बहुत प्राउड हूँ इस पोल से कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, और मुझे कोई शौक नहीं है खाना बनाना सीखने का। इसलिए कि ये एक बड़ा अच्छा तरीका है अपने मेहमानों को भगाने का। बिल्कुल नहीं, आप मेरे घर आए खाना खाने, आपको बहुत अच्छा खाना खाने को मिलेगा। मेरा रसोइया बहुत अच्छा खाना बनाता है। मैं उसे ये बता सकती हूँ कि भैया इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, या टेस्ट ऐसा करो, क्योंकि मुझे खाने का बहुत शौक है, लेकिन खाना बनाने का बिल्कुल नहीं। अंडा कितनी देर में उबलता है मुझे ये भी बिल्कुल पता नहीं है। कुछ आता नहीं, मुझे चाय बनानी नहीं आती है, और मैं सीखना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ इसी तरह। नहीं तो मुझे करना ही पड़ेगा, यू नो। तो अनुपम और सिकंदर मेरा बेटा अगले दिन ही हंस रहे थे, कभी किसी दिन तो एक चीज बना के खिला दो। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई शौक ही नहीं। मुझे हाँ, अब बर्तन धोने को कह दो मैं बड़ी खुशी से धो लूंगी, लेकिन खाना बनाने का मुझे कोई शौक नहीं है, रहेगा भी नहीं। इसी पर एक गाना सुन ले। जरूर। ये सुना दीजिए, बॉम्बे का कहना है क्या। हल चल हो गई शेरी, कौन से है तेरी चुप, हल चल हो गई शेरी, कैसी है तू चुप, प्यारे प्यारे चेहरे पर तेरी इशारा, देखा मेरी आंखों में है फसना कोई प्यारा। हमसे हो रही ना तू शर्मा, कैसे हमसे हो रही ना तू शर्मा, कैसे हमसे कहना ही क्या, ये नैनिक अनजान से जो मिले, चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले, अरमान ऐसे दिल में खिले, जिनको कभी मैं न जानूं, वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले, कैसे मिले दिल न जानूं। अब क्या करे क्या नाम ले, कैसे उन्हें मैं पुकारूं, कहना ही क्या, ये नैनिक अनजान से जो मिले, चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले, अरमान ऐसे दिल में खिले, जिनको कभी मैं न जानूं, वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले, कैसे मिले दिल न जानूं। अब क्या करे क्या नाम ले, कैसे उन्हें मैं पुकारूं।
छोड़ा हम पे, शोख हवा भी कर जाए, ऐसी चले आंचल उड़े, दिल में एक तूफान उठे, हम तो लुट गए खड़े ही खड़े, कहना ही क्या, ये नैनिक अनजान से जो मिले, चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले, अरमान ऐसे दिल में खिले, जिनको कभी मैं न जानूं, वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले, कैसे मिले दिल न जानूं, अब क्या करे क्या नाम ले, कैसे उन्हें मैं पुकारूं। गुमसुम गुमसुम गुप्पचुप, गुमसुम गुप्पचुप, गुमसुम गुमसुम गुप्पचुप, गुमसुम गुप्पचुप, हलचल हलचल हो गई तेरी, कौन सी है तेरी चुप, हलचल हलचल हो गई तेरी, कैसी है तू गुपचुप, प्यारे प्यारे चेहरे पर तेरी इशारा, बेखारी आंखों में है फंसा कोई प्यारा, हमसे हो रही ना तू शर्मा, कैसे हमसे जरा, हमसे हो रही ना तू शर्मा, कैसे हमसे जरा, इन होठों ने मांगा सरगम सरगम, तू और तेरा ही प्यार है, आंखें ढूंढे है जिसको हरदम हरदम, तू और तेरा ही प्यार है, महफिल में भी तन्हा है दिल से, तुझको खोना दे, डरता है ऐसे ऐसे, आज मिली ऐसी खुशी, झूम उठी दुनिया ये मेरी, तुमको पाया तो पाई जिंदगी, कहना ही क्या, ये नैनिक अनजान से जो मिले, चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले। किरण जी कहते हैं कि रुचियां जो होती हैं वो हमारे व्यक्तित्व को संवारती हैं, उसे नए आयाम देती हैं, हमारी अपनी एक पहचान बनती है, हमें किस तरह के रंग पसंद हैं, हम किस तरह का संगीत सुनते हैं, कैसी किताबें पढ़ते हैं और किस तरह के दोस्त हमें पसंद हैं। तो कुछ बताइए अपनी रुचियों के बारे में, हॉबीज, जरा हमें भी पता चले। मेरे को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, किताबें बहुत पढ़ती थी। जब से टेलीविजन इतना ज्यादा हो गया है, किताबें पढ़नी बंद हो गई हैं, थोड़ी कम पढ़ने लगी हूँ, जो कि गलत बात है, ज्यादा पढ़ना चाहिए। फिल्में देखने का बहुत शौक है शुरू से, और बैडमिंटन खेला करती थी, लेकिन वो तो मैं नहीं कहूँगी हॉबी नहीं थी, इंडिया के लिए खेलती थी। मेरी सिस्टर तो नेशनल चैंपियन है, अर्जुन अवार्ड विनर कमल ठाकर सिंह वो रह चुकी। और लेकिन उसके बाद थिएटर का ही ज्यादा शौक था। मुझे ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती है, सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है, दुनिया के अलग अलग देश घूमूं, उनके रहने का तरीका, उनके लोगों से मिलूं, डिफरेंट कल्चर्स देखूं। पुरानी चीज़ों का बहुत शौक है, पुराने मंदिरों में, और भारत में हमारे इतनी जगह है घूमने को, देखने को, जो कि हम पूरा ही नहीं कर पाते, बाहर के देशों की तरफ भागते हैं आजकल। तो इन चीज़ों का शौक है मुझे। संगीत किस तरह का पसंद है आपको? मुझे पुरानी हिंदी फिल्म गाने बहुत पसंद हैं, और मुझे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक भी बहुत पसंद है, सेमी क्लासिकल भी, गज़लें बहुत अच्छी लगती हैं, और मुझे डांस करने का बहुत शौक है। अगर कहीं भी कोई भी ऐसा गाना लग जाए तो मेरे तो पाँव थिरकने लगते हैं, और मेरे से तो नहीं बैठा जाता। अब ये मुझे बताइए कि वो जो चंडीगढ़, वहाँ कौन कौन है और कौन कौन सी जगह आपको बहुत ज्यादा आपकी स्मृतियों में जिनकी ध्वनियाँ गूंजा करती, कौन सी वो जगह? चंडीगढ़ में मेरे माता पिता हैं, मेरा भाई है, मेरी भाभी, उनकी 2 बच्चियां हैं छोटी छोटी, और बहुत सारी मेरी पुराने दोस्त हैं वहाँ पर। मुझे जब याद आती है जगह, मुझे शिमला याद आता है बहुत, जब हम छुट्टियों में जाते थे गर्मियों में, और डलहौजी याद आता है, और मेरे को मेरठ याद आता है, जबलपुर बहुत याद आता है, अंबाला भी याद आता है। तो मुझे, और छावनी, वहाँ की जो छावनियाँ हैं जहाँ पर हम रहा करते थे, पुराने घर, वो सब यादें। दोपहर को हम जाकर खेलते थे स्टापू,
वो खेलते थे। और कान पकड़कर मम्मी अंदर ले आती थी कि गर्मी में गर्मी लग जाएगी, जबरदस्ती सुला दिया जाता था ठंडी सफेद चादरों पर। और बहुत ही मतलब रात को उस वक्त तो एसी वेसी नहीं होता था, हम लोग छत पर सोते थे टेबल फैन लगाकर, और इतना मजा आता था। रात को तारे गिनते थे और वो सब बातें कहानियां सुनाते थे, डार्क रूम खेलते थे, भूतों की कहानियां सुनाते थे। अच्छा, जो फिल्में देखते थे तो ये किताबें मिलती थी बाहर सिनेमा घर के जिसमें सब गाने लिखे होते हैं, तो वो सब मैं कलेक्ट किया करती थी। मुझे बहुत मजा आता था उसको कलेक्ट करने को। मेरे ख्याल से मम्मी अगले दिन कह रही थी कि किसी पुराने सूटकेस में से वो सब कापियां अभी भी पड़ी हैं, किताबें वो निकली है। मैंने कहा फेंकना मत, मैं ले जाऊंगी। अंताक्षरी खेलते थे, बहुत मजे करते थे। बचपन की तो बात ही अलग है। अच्छा ये बताइए, कुछ आम या अमरूद इस तरह की चीजें चुरा के खाएंगे? उसका मौका नहीं मिला हमें चोरी करने का, बहुत लोग करते थे। लेकिन मेरे फादर के दफ्तर के पास में जामुन के पेड़ थे और वो डिस्पैच राइडर आते थे मोटरसाइकिल वाले। एक था हमारा, मुझे याद है उनका नाम अब्दुल कादिर था, तो वो आते थे पापा के लिए मैसेज लेके। तो संडे के दिन हमारी मम्मी हमारे बाल धोती थी, हम सरदार थे, बाल तो कभी काटे नहीं, तो संडे के संडे बाल धुलते थे। वैसे तो तेल लगा के चोटी कस के बनती थी, तो खुले बाल लेकर मैं चप्पल पहनकर अपनी फ्रॉक में मैं उनके साथ मोटरसाइकिल पे चढ़ के चली गई थी और खूब जामुन के पेड़ पे चढ़ के जामुन तोड़े थे। जब घर आई तो बहुत मार पड़ी थी, लेकिन मुझे याद है, वो अच्छी तरह याद है। जामुन, अमरूद, बेर मिलते थे, बहुत मजा आता था। आम जो हम लोग चबटिया नैनीताल बहुत गए, तो वहां पर ठंडी नदी में वो लोग बाल्टियों में आम भरकर नदी में, बहती नदी में रख देते थे और वो एकदम इतने ठंडे हो जाते थे। और जो वो आम का टेस्ट था, वो फ्रिज में रखने वाले आम का टेस्ट नहीं होता है। मैंने एक टीवी के ही प्रोग्राम में अनुपम जी पर वो केंद्रित था, मेंटली रिटार्डेड बच्चों के साथ उनको वक्त गुजारते हुए देखा। तो इस तरह की और कौन कौन सी एक्टिविटीज से आप लोग जुड़े हैं, जरा उसके बारे में बताइए। अनुपम तो इन बच्चों के साथ बहुत काम कर चुके हैं और करते हैं। बूढ़े लोगों के लिए भी बहुत करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल हमारे देश में जो बूढ़े लोग हैं वो बहुत अकेले होते जा रहे हैं। जो एक जॉइंट फैमिली होती थी जिसमें सब इकट्ठे रहते थे और बच्चे माँ बाप को देखते थे, वो एकदम खत्म होता जा रहा है। और बॉम्बे जैसी जगह में तो स्पेस की इतनी कमी है, फ्लैट इतने छोटे हो गए कि एक दूसरे के साथ रहना उनके लिए, पेरेंट्स के लिए भी मुश्किल हो चुका है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इनके लिए अच्छे होम्स बने जहां पर ये लोग खुश रह सकें, एक अजीब सी वातावरण में नहीं, लेकिन एक एक्चुअली खुशी और प्यार के, जिसमें उनके साथ जाके टाइम बिता सकें। और मैं इसीलिए ये जो मेरा चैट शो मैं करती हूँ, पहले कुरुक्षेत्र करती थी, फिर किरण खेर टुडे, फिर हाल ही में जागते रहो विद किरण खेर, और अब शायद मैं एक नया शो करने जा रही हूँ एक चैनल पे। तो ये जो शोज हैं, इनसे मुझे लगता है कि लोगों का अगर नजरिया और एक दूसरे से बर्ताव करने का तरीका बदल जाए, या उसमें कहीं किसी के दिमाग में एक छोटी सी खिड़की भी खुल जाए और हम एक दूसरे की तरफ ज्यादा प्यार से, ज्यादा सहनशीलता से पेश आए, तो मुझे लगता है उससे बड़ा सोशल वर्क कोई नहीं। तो किरण जी, बहुत अच्छा लगा मिलकर के। हम अपने तमाम सुनने वालों की ओर से जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, विविध भारती की ओर से, अपनी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने, बहुत मसरूफ रहती हैं उसके बावजूद, विविध भारती के श्रोताओं के लिए वक्त निकाला। धन्यवाद। धन्यवाद कमल जी, मुझे भी बहुत गर्व महसूस हुआ मैं आपके साथ इस प्रोग्राम पर आई। थैंक यू, नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे फिल्म अभिनेत्री किरण खेर से कमल शर्मा की बातचीत। इस कार्यक्रम को तैयार करने में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने। विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। सेल्यूलॉइड के सितारे।